दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोगों ने ये क्लिप देखी होगी और इस क्लिप में निष्कर्ष ये निकलता है कि यहाँ पे लाल बटन होता है और ये बता ही रहा होता है और वो पर्सन दबा देता है और फिर ये कहता है कि नहीं दबाना था। तो कुछ ऐसा ही मसला होता है आप लोगों के साथ जब आप एक गलती कर देते हैं, जैसा कि इस मेंबर ने कर दी है। इस मेंबर ने क्या किया है? इस मेंबर का कहना है फॉर्म 10C की जगह उन्होंने स्कीम सर्टिफिकेट अप्लाई कर दिया है और अब वो चाहते हैं कि मैं उनकी हेल्प करूं उस पैसे को विड्रॉ करने में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है। मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं और ये है डियर पीएफ ऑफिस सीरीज़। डियर पीएफ ऑफिस सीरीज़ वो सीरीज़ है जहां मैं पीएफ ऑफिस को बताता हूं कि सर जी, आपके सिस्टम में जो कमी है इसके वजह से पीएफ मेंबर का नुकसान हो रहा है। आप अगर सिस्टम को ठीक कर लेंगे तो हज़ारों नहीं लाखों पीएफ मेंबर्स का फ़ायदा होगा। यहाँ पे हुआ क्या है? हुआ ये है कि आप जानते हैं कि जब आप नौकरी छोड़ देते हैं आपके पास दो फॉर्म भरने होते हैं, एक होता है 19 और एक होता है 10C। 10C के अंदर एक 10C भरने से आपको कैश मिलता है और दूसरा 10C भरने से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है और एक तरह का सर्टिफिकेट है जहाँ पे ये लिखा रहता है कि भाई साहब इस आदमी ने ना इस कंपनी में मान लो 1 साल 2 साल 2.5 साल का काम किया है। तो कोई भी आदमी ये सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहता। मोस्टली आदमी मतलब 99% लोग अगर कहा जाए कि भाई साहब तुम्हें कैश चाहिए या मैं एक बार कागज़ पे लिख के दे दूं कि आपने इतना इतना सर्विस की है, तो भाई हर कोई कैश ही लेना चाहता है। मजबूरी ही होगी कि कोई सर्टिफिकेट लेगा। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है? हुआ ये है कि जैसा आपने उस क्लिप में देखा था कि आपको वो बटन जो है बताया जाता है, तो पहले ये भी बताया जा सकता था भाई साहब सुनो, अभी कुछ नहीं करना, कोई बटन नहीं दबाना, मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ। तो पीएफ ऑफिस को भी कुछ इसी तरह करना होता है। जब आप फाइनल सेटलमेंट करने जाते हैं तो यहाँ आपको 19 दिया जाता है, 10C दिया जाता है और स्कीम सर्टिफिकेट 10C दिया जाता है। तो पीएफ ऑफिस को बताना चाहिए कि भाई साहब स्कीम सर्टिफिकेट जब आप टच कर रहे हो तो आप ये समझ लो कि आपको पैसे नहीं मिलने वाले हैं। इसके जगह आपको एक स्कीम सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट आपके काम का अभी नहीं होगा। इस सर्टिफिकेट को आप तब इस्तेमाल कर पाओगे जब आपकी उम्र कम से कम 52 साल की हो जाएगी। ये चीज़ें पीएफ ऑफिस को बतानी चाहिए, लेकिन पीएफ ऑफिस ऐसा नहीं करता है। यहीं पे अगर हम किसी भी प्राइवेट संस्था की बात करें तो एक प्राइवेट संस्था के पास इतना दिमाग होता है जहाँ पे उन्हें पता है कि ये फॉर्म भरने से मेंबर को या फिर जो मान लो अकाउंट होल्डर है, अकाउंट होल्डर के सामने मान लीजिए आप 4 ऑप्शन दे रहे हो, तो उन 4 ऑप्शन से होगा क्या ये भी तो बताएंगे ना। तो यहाँ पे पीएफ ऑफिस ऐसा मान के चलता है कि जो उसके पीएफ के मेंबर हैं वो सारे जो है यूपीएससी से क्वालिफाइड हैं, उन सभी ने ईपीएफओ का कानून पढ़ा है। पीएफ ऑफिस को ऐसा जो लगता है ये टोटली गलत है। पीएफ ऑफिस को करना ये चाहिए कि जब आप स्कीम सर्टिफिकेट का ऑप्शन दे रहे हैं तो उस स्कीम सर्टिफिकेट के अंदर होता क्या है उसको आप यहाँ पे एक पैराग्राफ बना के एक्सप्लेन कर दीजिए, या फिर जब फॉर्म भरते टाइम आप एक वार्निंग मैसेज देते हैं, इसी तरह की वार्निंग मैसेज आप स्कीम सर्टिफिकेट सिलेक्ट करते टाइम दे दीजिए। क्योंकि आपके जो मेंबर हैं वो इतना एजुकेटेड नहीं हैं, ना ही आपने कभी उन्हें बताया है कि स्कीम सर्टिफिकेट क्या होता है और वो आपको कब अप्लाई करना चाहिए, कब अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे पीएफ ऑफिस इस चीज़ को बहुत ही आसानी से ठीक कर सकता है, एक वार्निंग मैसेज के तौर पे या फिर एक एक्स्ट्रा पैराग्राफ डाल के। इसमें ऐसा होना चाहिए कि जब मान लो कि कोई 19 सेलेक्ट करे, जब 19 सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे उस फॉर्म के बारे में डिटेल आ जाए कि ये जो आप फॉर्म भर रहे हैं इसमें आपका पीएफ सेटल होगा, इसके अंदर आपका पीएफ प्लस इंटरेस्ट मिलेगा, आपको कोई भी अमाउंट भरने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी आपका फाइनल सेटलमेंट में अमाउंट है वो मिलेगा। पुराने वाले पीएफ को ज़रूर ट्रांसफ़र कर लें। जिस तरह से कोई भी फॉर्म भरा जाता है तो पहले इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, कहा जाता है कि आप इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिए। इसी तरह से पीएफ ऑफिस को भी फॉर्म 19 हो या 10C हो या स्कीम सर्टिफिकेट हो, उसको सिलेक्ट करते ही उस फॉर्म से रिलेटेड जितनी टर्म कंडीशंस हैं वो देनी चाहिए। हिंदी में देनी चाहिए, इंग्लिश में देनी चाहिए, रीजनल लैंग्वेज में देनी चाहिए। पीएफ ऑफिस का सिस्टम पूरी इंडिया के लिए अप्लाई होता है। तो चाहे वो कर्नाटक में कोई देख रहा है या फिर तमिलनाडु में कोई देख रहा है, उसके रीजनल लैंग्वेज में आपको इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए। ये एक कॉमन सेंस है। लेकिन पीएफ ऑफिस शायद इस चीज़ को नहीं समझ पाता है। क्यों नहीं समझ पाता है? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जब कोई सरकारी कर्मचारी बन जाता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो अपना दिमाग घर पे छोड़ के फिर पीएफ ऑफिस जाता है
और वहाँ पे जो उसको फॉर्मेलिटी करनी होती है औपचारिकता भर निभा के वापस आ जाते हैं। इतनी कॉमन चीज़ कि अगर आप किसी को फॉर्म सेलेक्ट करने के लिए कह रहे हैं तो उस फॉर्म के कुछ इंस्ट्रक्शंस उसे पढ़वाने चाहिए। ये कॉमन चीज़ पीएफ ऑफिस को नहीं समझ आती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पीएफ ऑफिस कृपया करके इस सिस्टम को सुधार लीजिए, क्योंकि आपके इस सिस्टम की खराबी की वजह से ना केवल एक दो तीन बल्कि लाखों पीएफ मेंबर्स का नुकसान होता है। पीएफ मेंबर्स नहीं समझ पाते हैं कि फॉर्म 19 के अंदर किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, टेंसी के अंदर किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, स्कीम सर्टिफिकेट कब सिलेक्ट करना चाहिए, फॉर्म 31 कब सिलेक्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं पता है। इसलिए रीजनल लैंग्वेज में आपको सभी फॉर्म्स के बारे में उन्हें बताना चाहिए कि ये फॉर्म से ये कंडीशन है, ये फॉर्म से ये कंडीशन होती है। जब आपने सीसीएफ आधार दिया तो आपने यहाँ पे एक पेज का इंस्ट्रक्शन दिया ना, आपने एक पेज का इंस्ट्रक्शन दिया ऑफलाइन में, तो ऑनलाइन में ऐसा क्या हो गया कि ऑनलाइन में आपको इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं है? तो ये गलत है ना भाई, ये तो कॉमन सेंस है ना। ये जो इंस्ट्रक्शन आप यहाँ दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन फॉर फाइलिंग ऑफ कंपोजिट क्लेम फॉर्म, तो क्या आपको ये लगता है कि ऑनलाइन में ये इंस्ट्रक्शन देने से किसी तरह का आर्थिक नुकसान पीएफ ऑफिस को हो जाएगा? नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पीएफ ऑफिस से कि कृपया करके हर फॉर्म को भरने से पहले किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। रीजनल लैंग्वेज में होनी चाहिए। हिंदी हो हिंदी सेलेक्ट करो, मराठी हो मराठी सेलेक्ट करो, तमिल हो तमिल सेलेक्ट करो। ऐसे मेन जो 10 पॉइंट्स हैं जो फॉर्म भरने से पहले समझना ज़रूरी है वो आने चाहिए। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं ज़रूर कमेंट में बताइए, क्या मैं गलत कह रहा हूँ, क्या मैं कुछ ऐसा कह रहा हूँ जिसके लिए पीएफ ऑफिस को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी? नहीं, बिल्कुल पैसों की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ एक पेज को वहाँ इंसर्ट करना है, फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने से पहले ये इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिए, 10 इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए। 10 इंस्ट्रक्शंस जब आप पढ़ लें, जब आप वहाँ पे टिक कर दें कि हाँ मैं इन चीज़ों को समझ चुका हूँ, उसके बाद ही आपके पास फॉर्म खुलने का आना चाहिए। वरना यही होगा कि आपकी तरफ से फॉर्म गलत सेलेक्ट हो जाएगा, और फॉर्म गलत सेलेक्ट हो जाएगा तो पीएफ ऑफिस बोलेगा अरे यही तो नहीं करना था, ये नहीं करना था। अरे भाई नहीं करना था तो उसको, वो एक्सपर्ट थोड़े है इस चीज़ का, तो उसको आपको बताना चाहिए कि भाई ये करना है ये नहीं करना है। जैसे मान लो आपने एडवांस वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया ना, ठीक है। पीएफ ऑफिस, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है, आप कृपया करके अपने आईटी टीम में बैठिए, इस वीडियो को दिखाइए। क्या मैं ऐसी कोई अफलातूनी बात कह रहा हूँ? नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको जो कह रहा हूँ ये फैक्ट है। आप देखिए फॉर्म 31 है, यहाँ पे आपने पैराग्राफ सेलेक्ट किया। अगर मैं यहाँ पे इलनेस पैराग्राफ सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन लगा दीजिए कि इलनेस पैराग्राफ के अंदर में आपको इतना इतना अमाउंट मिलता है, या फिर अगर और अपग्रेड करना हो तो आपको पता है कि इस मेंबर के अकाउंट में इतना पैसा है, तो आप चाहें तो रियल टाइम में इंटीग्रेट कर सकते हैं और रियल टाइम में बता सकते हैं कि अभी आपके अकाउंट में इतना पैसा है। जैसे मान लो हम बैंक में एफडी करते हैं ना, तो वहाँ लिखा आता है कि भाई अभी आपके बैंक में इतना बैलेंस है, आप एफडी अगर बनाना चाहेंगे तो इतने अमाउंट तक की बन सकती है, या ट्रांसफ़र करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ भी होना चाहिए कि अगर आप इलनेस फॉर्म भर रहे हो, आपका करेंट बैलेंस ये है, अगर आप आज के दिन में फॉर्म भरते हैं तो इतना आपका एलिजिबल अमाउंट है, ठीक है। तो ये मैं जिस हिसाब से पीएफ ऑफिस अपने सिस्टम को रखता है, ये मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है आज से 20 साल बाद ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जो मैं आज आपको कह रहा हूँ, और ये होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये होना बहुत ही आसान है। ये करना ऐसा कुछ इम्पॉसिबल जैसा नहीं है, पॉसिबल है। लेकिन पॉसिबिलिटी में यही प्रॉब्लम है कि एक सरकारी संस्था होने के नाते जो पीएफ के मेंबर हैं वो अपने अधिकारों को उतना नहीं जानते हैं, इसलिए पीएफ ऑफिस जो है अपनी मनमर्जी करता है। पीएफ ऑफिस कोई भी अनएफिशिएंट काम कर दे तो उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पीएफ ऑफिस से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके समय के साथ आप अपने सिस्टम को सुधारिए। ये जो मैं आपको बेसिक सिस्टम में सुधार की कह रहा हूँ, मतलब बहुत आसान चीज़ है। इसके लिए आपको ना फंड चाहिए, ना किसी का संविधान का उसमें बदलाव करना है, ना आपको किसी और देश से पूछना है। एक इंस्ट्रक्शन से तो ऐड करनी है आपको। आप आलतू फालतू की तो इंस्ट्रक्शंस ऐड कर देते हैं सिस्टम में, आप जो है बिना बात के तो बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ दे देते हैं। तो आपको ये वाला इंस्ट्रक्शन देने में आपका क्या नुकसान है? कोई नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है, बल्कि मेंबर को फ़ायदा होगा। तो कृपया करके पीएफ ऑफिस से रिक्वेस्ट है,
आप जो फॉर्म सिलेक्ट करवाना चाहते हैं उस फॉर्म के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इंसर्ट कर दीजिए। इंस्ट्रक्शंस को मेंबर पढ़ ले, अपनी लैंग्वेज में पढ़ ले, हिंदी इंग्लिश सभी लैंग्वेजेस में पढ़ ले, उसके बाद ही वो फॉर्म भरे, तो आपको भी नुकसान नहीं होगा। आप जो है गलत फॉर्म्स को रिजेक्ट नहीं करेंगे और पीएफ के मेंबर गलत फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे। वीडियो कैसी लगी है ज़रूर कमेंट में लिखें। डिटेल में बताना ज़रूरी था। अगर आप में लास्ट तक आप वीडियो देख रहे हैं, आप अपना कमेंट में नाम लिखिए और कहिए कि क्या आप मेरी बात से सहमत हैं। कृपया करके सपोर्ट कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।